नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शर्मा। सरकार लगातार डिजिटल इंडिया की बात कर रही है कि भाई सारे ट्रांजैक्शंस आप क्यूआर कोड से करें, डिजिटल डिजिटल ट्रांजैक्शंस करें, पैसे का लेन देन कागज पर ना आए, मतलब कागज का ही उपयोग ना करें, चेक भरने की जरूरत ना पड़े, वहां विड्रॉल फॉर्म भरने की जरूरत ना पड़े। ये सब कोशिश कर रही है, आपको बैंक जाने की ही जरूरत ना पड़े। बैंक तो ये भी ट्राई करता है, एटीएम चले जाओ या फिर आप घर बैठे बैठे ही सारे सुविधाएं ले लें। डिजिटल इंडिया के लिए करोड़ों रुपए का खर्चा भी किया गया है। पर हम लोग देख रहे हैं कि देश का जो सबसे बड़ा बैंक है, जानते ही हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो सबसे बड़ा बैंक है। उसके बारे में एक ग्रो नाम की जो कंपनी है, उसने एक रिपोर्ट जारी की है। वो रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली है। और अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है या दूसरे बैंक्स में है तो आपको जरूर ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। क्या कहता है, हम लोग तो रोजाना मोबाइल ऐप पर पैसे भेजते रहते हैं, क्यूआर कोड स्कैन कर दिया, पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस हो गई ऐसा लगता है अपन को। पर हकीकत कुछ और है भैया। भारतीय एसबीआई में ये जो कामकाज के लिए फॉर्म भरना, पासबुक जमा, पासबुक स्टेटमेंट, चेकबुक, पेन, पेंसिल, इरेजर, इस पर आप जानते हैं साल भर में कितना खर्च किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने? चौंक जाएंगे सुन के, भौचक्के रह जाएंगे। पहले बता दो खबर रिपोर्ट किसने दी है। इन्वेस्टमेंट एक प्लेटफॉर्म है ग्रो, GROWW। उसने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय बैंकों द्वारा प्रिंटिंग और स्टेशनरी पर किए गए खर्च के आंकड़े को उसने जारी किया कि भाई कितना खर्च कर रहे हैं ये लोग प्रिंटिंग पे। उस पर एक उन्होंने डिटेल इंफॉर्मेशन शेयर की है, एक्स पे की है, एक उनका एक ट्विटर पर। वो खबरें मैं आपको बता रहा हूं। देश का जो सबसे बड़ा सरकारी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसने पेन पेपर के इस्तेमाल के मामले में सबसे आगे है। एसबीआई ने एक बरस में प्रिंटिंग और स्टेशनरी पर कितना खर्च कर दिया होगा, आप जरा अंदाजा लगाइए, पूरे देश भर में। भाई हमको तो कहते हैं ना कि आप ये करो, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स करो, पैसे का लेन देन का रिकॉर्ड अच्छा रहता है। एसबीआई ने एक बरस में प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पेन, पेंसिल पर 986.4 986.4 करोड़ रुपए खर्च किए। कितने? 986, लगभग 1000 करोड़। अब बताइए आप, ये हालांकि नेट प्रॉफिट, जो एसबीआई तो एक बड़ा बैंक है, हमारे लिए तो बहुत बड़ी रकम है, लेकिन एसबीआई तो बड़ा बैंक है, उसकी जो कुल मुनाफा है उसका 1.22% है ये। अब लेकिन ये मुनाफा, इस पर इतना खर्च क्यों किया गया, सवाल तो ये उठा ना। सरकारें कोशिश कर रही हैं, पर पहले मैं दूसरे बैंक्स की स्थिति बताता हूं, फिर आप देखना। एसबीआई के बाद, ठीक बाद, सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक आ गया, एचडीएफसी, जिसने इस अवधि के दौरान स्टेशनरी पर 922, बहुत पीछे नहीं है, वो 986 है, ये 922.5 करोड़ रुपए, उनका जो कुल मुनाफा है उसका 1.26% इस पर खर्च कर डाले। फिर आप आ जाइए आईसीआईसीआई बैंक पर, वो किफायती है, उसने केवल 318 करोड़ रुपए खर्च किए। 318 करोड़ एक साल में। एचडीएफसी ने कितने किए? 922। और आईसीआईसीआई ने 318। कितना अंतर है? 600 करोड़ रुपए का अंतर। अब रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाला आंकड़ा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में तो जानते ही, यहां पे उन्होंने कुछ घोटाला किया है 600 करोड़ का हरियाणा में, और उसमें आईएएस, आईएफएस और दूसरे अधिकारी अरेस्ट किए हैं सीबीआई ने। उस बैंक से जुड़ा भी खबर आई है। ये बैंक कुल खर्च के मामले में बड़े बैंकों से तो काफी पीछे है, लेकिन मुनाफे के अनुपात में सबसे उपयोग में इसने पीछे छोड़ दिया। मुनाफे का 8% कागज पर ही खर्च कर दे रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। एक साल में स्टेशनरी पर 122 करोड़ रुपए खर्च किए। इसका सीधा मतलब यह है कि बैंक ने अपने हर 100 रुपए के शुद्ध मुनाफे पर 8 रुपए के पेन, कागज, प्रिंटिंग, फाइल, उस पर खर्च कर दिए। और ये जो परसेंटेज है ये सबसे ज्यादा है, किसी भी लिस्टेड बैंक से ज्यादा है। अब ये तो बहुत हैरानी की बात है कि भाई इतना खर्चा क्यों हो रहा है, इससे बेनिफिट क्या है? सरकार ऐसे कर रही है, सरकार कोशिश कर रही है कि भाई आप पैसा मर्च खर्च करो,
आप इस पर खर्चा मत करो, डिजिटल ट्रांजैक्शंस को आप बढ़ावा दो। और 200 बरस का इतिहास है भैया एसबीआई का, 200। पहले अब एसबीआई का इतिहास थोड़ा जान लीजिए। हम लोग फोकस करेंगे क्योंकि अधिक एसबीआई क्या कहता है अपने आप को, ये देश के पहले प्रधानमंत्री, पहले राष्ट्रपति का बैंक यही है। बड़े बड़े जो साइंटिस्ट का बैंक यही है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि एसबीआई की शुरुआत कहां से होती है। थोड़ा सा एसबीआई की जो जानकारी है उसके बारे में बताऊं। 19वीं शताब्दी के पहले दशक में 2 जून 1806 को कलकत्ता में रखी गई। उस वक्त देश में जाहिर है ब्रिटिश राज था। उस समय बैंक ऑफ कलकत्ता अस्तित्व में आया था। इसकी स्थापना के करीब 3 साल बाद बैंक को अपना चार्टर प्राप्त हुआ और 2 जनवरी 1809, 2 जून 1806 को अस्तित्व में आया और 2 जनवरी 1809 को इसे बैंक ऑफ बंगाल कहा गया। अनूठी संस्था मानी जाती थी भाई, जो बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित ब्रिटिश भारत का पहला स्टॉक बैंक था, पहला। बैंक ऑफ बंगाल की शुरुआत के कुछ साल बाद ही बैंकिंग सेक्टर का विस्तार हुआ। 15 अप्रैल 1840 में मुंबई में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई। कहां पर? बंबई में। ये कहां हुआ था? कलकत्ता में। कब? 1806 में। 1806 से 34 वर्ष के बाद 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई। 1 जुलाई 1843 को 3 साल के बाद बैंक ऑफ मद्रास बना। अब इन तीनों ही बैंकों की खास तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खोले गए थे। जाहिर है भाई, उस टाइम पे पैसे का लेन देन वही करते थे, ज्यादा पैसा था। इनमें प्राइवेट सेक्टर्स की पूंजी भी रहती थी। इसके बाद एक बड़ा निर्णय किया गया कि 27 जनवरी 1921 को 27 जनवरी 1921 को एक फैसला किया गया कि अब बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ मद्रास को विलय करके और बैंक ऑफ बंगाल में कर दिया जाए। तो इन तीनों को जब विलय किया गया, कब? 27 जनवरी 1921 को, तो इसका नाम पड़ गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, तभी अस्तित्व में आ गया। तो इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया तक ही पहुंचे। अभी हम स्टेट बैंक ऑफ तक पहुंचना है। कब? 1921 में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 3 बैंकों को मिलाकर बना था, स्टेट बैंक ऑफ, जो बैंक ऑफ बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। इन तीनों ही बैंकों को 1861 में करेंसी छापने का अधिकार मिल गया था। विलय के बाद तीनों इंपीरियल बैंक ने ब्रिटिश काल में अपना काम जारी रखा। इसके बाद देश को ब्रिटिश शासन की गुलामी से आजादी मिलने तक इंपीरियल बैंक लगातार चलता रहा। लेकिन आजाद भारत साल 1955 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत अधिग्रहित कर लिया। एक्ट बना पार्लियामेंट में। ऐसा करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 लाया गया था। 30 अप्रैल 1955 को एक बड़ा बदलाव देखने को मिला और इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया। तो 30 अप्रैल 1955 से लेकर आज तक उसका नाम वही है। आरबीआई द्वारा नया नाम मिलने के बाद 1 जुलाई 1955 को एक आधिकारिक रूप से एसबीआई की स्थापना की गई। इंपीरियल बैंक के देश में संचालित सभी 480 दफ्तर एसबीआई के ऑफिस में बदल गए। इनमें ब्रांच ऑफिस, सब ब्रांच ऑफिस, लोकल हेडक्वार्टर सब इसके तहत आ गए। इसी साल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ था 1955 अक्टूबर में। अक्टूबर 1955 को स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद एसबीआई का पहला सहयोगी बैंक बना 1955 में। 10 सितंबर 1959 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी बैंक एक्ट एक और लेके आया गया, उसमें यह पारित किया गया और एसबीआई का दायरा इस तरीके से बढ़ता रहा। फिर स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर बना, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर बना, स्टेट बैंक ऑफ मैसूरू बना, पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, ये बने थे। फिर इनका 2017 में विलय कर दिया गया, एक विश्व स्तरीय बैंक बनाया गया। आज देश में 22,500 शाखाएं, 58,000 एटीएम का विशाल नेटवर्क है और ग्राहक 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया। देश में 50 करोड़ लोग हैं जो एसबीआई से जुड़े हैं। खैर, ये एसबीआई की हिस्ट्री भी हमने आपको लगे हाथों बता दी। तो अगर आपका अकाउंट इन बैंक्स में है तो आपको इन बैंक से जरूर पूछना चाहिए कि भाई, जब हम लोग सब कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ऑनलाइन, तो आप ये पैसा किससे ले रहे हो और ये छपाई कर क्यों रहे हो? 50 करोड़ ग्राहक हैं आपके, इतना बड़ा तादाद जो है, तो भारत सरकार भी पैसे अकाउंट में भेजती है। आप इतना पैसा कहां खर्च कर रहे हो? और आईडीएफसी बैंक तो 8% कर रहा है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक सबसे ठीक कम कर रहा है, 300 करोड़। खैर,
इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। नमस्कार।